अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। और हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो की थी एमएस ऑफिस के हवाले से, और उसके वर्जन को डिस्कस किया था हमने, और एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर उसकी बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। रीज़न ये है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि हम जब एमएस ऑफिस को स्टडी करेंगे और उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पैकेज के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको जब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें वहाँ पर एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और कंप्यूटर के बिना हम उन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं आज आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के हवाले से कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करूँगा। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं वो मैं आपको बताऊँगा आज। और हमारी वीडियो काफ़ी टाइम के बाद चैनल पे अपलोड हो रही है। उसके पीछे रीज़न था कि मुझे डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं फिट हूँ। तो हमारा जो कोर्स था, बेसिक कोर्स जो हमने अपने बिगिनर्स ऑडियंस के लिए हमने शुरू किया था, उसको हम आज से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे, और प्रॉपर आपको हमारी वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएँगी हमारे चैनल पे। तो गाइज़ सबसे पहले देख लेते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे, जिसमें हम जो है अर्ली एजेस के कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे सेकंड साइड पर मेरे पास मौजूद है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अर्ली एजेस कंप्यूटर कौन-कौन से थे और जनरेशंस क्या हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मैंने इसको एक नाम दिया है इस लेक्चर को, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारे पास अर्ली एजेस के कंप्यूटर हो गए, और सेकंड जो है हमारे पास हो गया जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर की बात करते वक्त हमारे जहन में एक नाम आता होगा, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स बाबेज। ठीक है? चार्ल्स बाबेज कौन थे? चार्ल्स बाबेज फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है, मीन्स कि इन्होंने कंप्यूटर की इन्वेंशन की है। तो चार्ल्स बाबेज ने जो कंप्यूटर इन्वेंट किया था वो किया था 1820s के अंदर। ठीक है? 1820s में उन्होंने इजाद किया था, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस इंजन। बट उससे पहले भी जो है हमारे पास कंप्यूटर प्रोड्यूस किए गए, इन्वेंट किए गए। बेसिकली वो आज के जो कंप्यूटर जिस तरह नज़र नज़र आ रहे होते हैं, उस तरह के नहीं दिखते थे, बट उनको भी हम कंप्यूटर ही कहा करते थे, क्योंकि कंप्यूटर का वर्ड निकला है कंप्यूट से, और कंप्यूट के मायने क्या है? डू कैलकुलेशन, मीन्स काउंटिंग करना, गिनना। इन चीज़ों को आसान करने के लिए बेसिकली हमने जो है मशीन क्रिएट की थी, या मशीन बनाई थी, जिसको हम कहते हैं अर्ली एजेस कंप्यूटर, जिनको हम कहा कहा करते हैं आजकल। जैसे हम लास्ट टाइम कहते थे अबेकस। अबेकस क्या है? अबेकस को हम कहते हैं यार ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। हालाँकि 1820s के अंदर चार्ल्स बाबेज ने क्रिएट किया था डिफरेंस इंजन, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। बट अबेकस जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन अगर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ें या उसको हम देखें, तो हमें भी ये पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले इसको क्रिएट किया था एक चाइनीज़ साइंटिस्ट ने। एक वुडन फ्रेम हुआ करता था, उसमें मेटल की रॉड्स होती थी और बिट्स हुआ करती थी, जिनके ज़रिए हम उसको सॉल्व किया करते थे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन को। 2 हमारे पास पोर्शन हुआ करते थे, एक होता था अपर डेक और एक होता था लोअर डेक। तो इनको इस्तेमाल करते हुए हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली कैलकुलेशन किया करते थे। तो कंप्यूटर की जो इन्वेंशन है या उसकी जो एवोल्यूशन है, वो स्टार्ट कहाँ से हुई है? स्टार्ट हुई है कैलकुलेशन से, ठीक है? कैलकुलेटर से स्टार्ट हुई है। तो हमने अपनी कैलकुलेशन को आसान करना था, बट हम आज के दौर में देखते हैं तो आज हम कंप्यूटर के ज़रिए कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि बहुत सारे हम एडवांसमेंट वाले काम कर रहे होते हैं, और आज के दौर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं इसको यूटिलाइज़ करते वक़्त। तो गाइज़ हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो कौन-सा था? तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो गाइज़ चलिए देखते हैं, राइट साइड पे मेरे अर्ली एजेस कंप्यूटर की लिस्ट मौजूद है, जिसमें पहला जो कंप्यूटर है वो है अबेकस। अबेकस के बारे में अभी आपको लास्ट में बता चुका हूँ कि अबेकस जो है 4000 साल पहले जो है इसकी इन्वेंशन हुई, और वुडन फ्रेम था, एक चाइनीज़ साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया था, ठीक है? तो आप वो सुन चुके हैं, तो हम फ़ौरन से आ जाते हैं सेकंड कंप्यूटर के ऊपर, जो हमारा था नेपियर बोन। ये कंप्यूटर जो है जॉन नेपियर ने क्रिएट किया था, और बेसिकली इसमें जो है हमारे पास 0 से 9 तक की जो है रॉस में जो है इंडेक्सिंग होती थी, और 0 से 9 तक कॉलम इंडेक्सिंग होती थी, और बीच में हमारे पास 9 स्ट्रिप हुआ करती थी, जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशन करते थे। और इस कैलकुलेटर को बनाने का मकसद था कि हम अपनी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को आसान करें। तो ये था हमारा नेपियर बोन। थर्ड जो कंप्यूटर था वो हमारा था पास्कल लाइन। पास्कल लाइन जो है 1642 के अंदर इसको क्रिएट किया था, और ये किया था बीएस पास्कल ने इसको क्रिएट किया था। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्रिएट किया था। और
इसका ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कह सकते हैं, ऑटोमैटिक कैलकुलेटर कह सकते हैं उस दौर का, ठीक है? जिसको क्रिएट किया गया था और इसको क्रिएट करने के लिए गियर्स और व्हील्स का इस्तेमाल किया था। एक वुडन बॉक्स था, उसके अंदर गियर्स जिसको हम गरारी कहते हैं वो और व्हील्स का इस्तेमाल किया गया था इसको क्रिएट करने के लिए। तो उस दौर का ये हम मैकेनिकल और ऑटोमैटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर इसको कह सकते हैं। तो गाइस फोर्थ वन इज़ स्टेप रेकॉनर, इसको हम लेबेनाज़ व्हील भी कहते हैं और ये 1673 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इसको क्रिएट किया था और उनका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबिनस। बेसिकली ये क्या था कि इन्होंने पास्कल लाइन की इन्वेंशन को इम्प्रूव किया था, उसको रिक्रिएट किया था और ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था और उस दौर का इसको हम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा करते थे और इसने बेसिकली पास्कल लाइन की इन्वेंशन को और बेहतर कर दिया था। जैसे कि हम आजकल की बात करते हैं ना कि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो अपडेट्स होती हैं, तो इसी तरीके से इस पास्कल लाइन कंप्यूटर को जो था उसको भी इन्होंने अपडेट कर दिया था। फिफ्थ वन इज डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन बनाने वाले थे चार्ल्स बाबेज, जिनको आप फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और ये कंप्यूटर बनाया गया था 1820s में। मीन्स स्टेप रेकॉनर के तकरीबन 150 साल के बाद इसकी इन्वेंशन हुई डिफरेंस इंजन की और एक मैसिव चेंजेस के साथ जो इसको क्रिएट किया गया। उस दौर का ये सबसे बेहतरीन कैलकुलेटर था और बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन जो है इसके ऊपर हम आसानी से कर लिया करते थे। एक बड़ी इन्वेंशन थी, एक बहुत अच्छी इन्वेंशन थी उस दौर की जो डिफरेंस इंजन के नाम से पहचानी जाती है। उसके 10 साल के अरसे के बाद 1830 में बनाया गया एनालिटिकल इंजन, वो भी बनाने वाले चार्ल्स बाबेज थे और बेसिकली इसमें उन्होंने क्या अपडेशन की थी? इसमें उन्होंने अपडेशन ये की थी कि हमारे पास जो कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन हुआ करती थी डिफरेंस इंजन के ऊपर, एनालिटिकल इंजन ने क्या किया, उस दौर की जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुआ करती थी वो हम एनालिटिकल इंजन के थ्रू कर लिया करते थे। तो उसके 10 साल के अरसे में उन्होंने इस प्रोडक्ट को डिफरेंस इंजन को थोड़ा-सा एडवांस करके एनालिटिकल इंजन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। 7 नंबर पे है हमारे पास टेबुलेटिंग मशीन और इसको एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्रिएट किया था और उनका नाम था हरमन होलीरेथ। ये 1890 में 1890 के अंदर इसकी इन्वेंशन की गई थी। पंच कार्ड बेस्ड ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। उस दौर का काफ़ी मशहूर और वास्ट कैलकुलेटर था और इससे काफ़ी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन जो है वो किया करते थे और इसको जो है हरमन होलीरेथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी ने इसको क्रिएट किया था या आप उसका नाम अगर अक्सर सुने तो होलीरेथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के नाम से एक कंपनी थी जिसने इसको क्रिएट किया। और आज आप एक नाम सुनते होंगे आईबीएम, जो 1924 के अंदर वजूद में आई थी 1924 में। तो ये 2 कंपनियों का मिक्स था जिसको हम जानते हैं होलीरेथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी और एक थी कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। इन 2 कंपनी को 1924 में मर्ज कर दिया गया और आईबीएम के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। उसके बाद 1930 में वर्नेवर बुश ने जो है क्रिएट किया डिफरेंशियल एनालाइजर। समझ लें ये उस दौर का हमारा पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था, ठीक? इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था और इसको वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए जो है क्रिएट किया गया था, उसको इस्तेमाल करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया था। आप इसको चाहें तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो आप चाहें तो उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इसमें सबसे ख़ास बात क्या थी कि उस दौर में ये है कि हम 25 टू 26 कैलकुलेशन 1 मिनट्स के अंदर इसके अंदर कंप्लीट कर लिया करते थे। तो ये उस टाइम का एक वास्ट और एक फास्ट कैलकुलेटर था। उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आता है मार्क 1। मार्क 1 हॉवर्ड एकिन ने इसको प्लान किया था 1937 के अंदर और इसकी इन्वेंशन लगभग 1944 के अंदर कंप्लीट कर ली गई थी और एक ये मैसिव कैलकुलेशन करने वाला कंप्यूटर था और बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर था जिसको इन्होंने क्रिएट किया और ये 2 कंपनियों की कोलैबोरेशन के ज़रिए बनाया गया था। एक हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी जिनके साइंटिस्ट मौजूद थे और इसके अलावा आईबीएम कंपनी। इन 2 कंपनीज़ के साइंटिस्ट ने मिलके इसको क्रिएट किया था, इसको इन्वेंट किया गया था। तो गाइज़ जैसा कि अभी हमने देखा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हवाले से और हमने जो अर्ली एजेस के कंप्यूटर थे उसको डिस्कस किया, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसको कवर किया। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। जो बेसिक्स पॉइंट है इसको आपने याद रखना है, तो आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप चीज़ की और डिटेल में जाना चाहते हैं तो और डिटेल आपको रिसर्च करेंगे, आपको आर्टिकल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं, तो मैंने बेसिक से कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अब हम सेकंड फेज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड फेज़ पे हमारे पास हमारे लेफ्ट साइड पे जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मौजूद है जिसमें हमारे पास 5 जनरेशंस होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये 5 जनरेशन हमारे पास मौजूद हैं। आज जिस जनरेशन में हम मौजूद हैं वो हमारी कौन सी जनरेशन है?
5th जनरेशन, यानी कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं बोर्ड की तरफ और वन बाय वन हम अपनी जनरेशन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस कर लिया है और अब हम करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस। उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। 16th सेंचुरी के अंदर हम कंप्यूटर लफ्ज़ यूज़ नहीं किया करते थे, हम यूज़ किया करते थे कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है डू कैलकुलेशन, और 20th सेंचुरी में आके जो है हमने इसको कंप्लीटली यूज़ करना शुरू किया कंप्यूटर के नाम से, मतलब हम इसको कंप्यूटर पुकारना शुरू कर दिया। तो कंप्यूट से निकला है कंप्यूटर। तो ये बात आप अपने ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा इसको। तो अब हम चलते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ, जहाँ मेरे पास पीछे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो गाइस, मेरे राइट साइड पे फर्स्ट जनरेशन की कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने मेंशन किए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा ड्यूरेशन है कि फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन जो था वो 1940 से लेकर 1955 तक रहा। और सेकंड पॉइंट है मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे एक मशीन लैंग्वेज के नाम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, जिसको हम कहते हैं, आज के दिन पे हम उसको सुनते हैं तो हमारे सामने सबसे पहली चीज़ क्या आती है, 0 और 1। तो मशीन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है 1940 से 1955 तक यूज़ किया गया। अभी भी आपको सुनने को मिलेगा, बट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा वैक्यूम ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा डिफरेंशियल एनालाइजर था, जिसको क्रिएट किया था वर्नेवर बुश ने, और फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था, और उसको हमने कहा था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर मीन्स 0 और 1, यानी कि बिट्स के फॉर्म में यहाँ पर कोई ना कोई कैलकुलेशन या इस तरह की चीज़ें परफॉर्म हुआ करती थी। तो थर्ड जो पॉइंट था हमारा वो वैक्यूम ट्यूब था, और वैक्यूम ट्यूब भी जो है हमारा वो यूटिलाइज किया गया था कहाँ, वर्नेवर बुश ने जो क्रिएट किया था हमारा डिफरेंशियल एनालाइजर। तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इसका मैग्नेटिक ड्रम। अच्छा, मैग्नेटिक ड्रम को बेसिकली वो एक मेमोरी पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे उस दौर में। अब तो आपको हार्ड डिस्क, एसएसडी, एनवीएमई इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। उस दौरान हम मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया करते थे मेमोरी पर्पस के लिए। उसके बाद लार्ज एंड एक्सपेंसिव, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़े और साइज़ में होते थे और काफ़ी एक्सपेंस आता था इसको क्रिएट करने में, इसको बनाने में। बड़े कॉम्प्लिकेटेड साइज़ था उसका उस दौरान। और यहाँ पर जो आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, जो आप विंडोज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, तो उस दौरान जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या पंच कार्ड का जो है कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। और कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर के नेम है, इनैक, यूनिवैक 1, एडवैक, इस तरह के और भी बहुत सारे कंप्यूटर मौजूद हैं। और ये काफ़ी फेमस कंप्यूटर हैं उस दौर के फर्स्ट जनरेशन के, तो इसलिए मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी यहाँ मेंशन नहीं है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। मेरे लेफ्ट साइड पे सेकंड जनरेशन की कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है मेरा 1957 से लेके 1960 तक, ये इसका टाइम पीरियड रहा है। 1957 से 1963 तक जो है सेकंड जनरेशन हमारी इवॉल्व रही है। सेकंड पॉइंट था वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में जैसे हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल किया गया था उसको बनाने के लिए, यहाँ पर जो है ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। जैसे ही ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया तो हमारे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, एक्सपेंस कम हो गया, और इससे हमारी परफॉर्मेंस हो गई फास्ट। मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जितना फास्ट काम नहीं किया करते थे, वो हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के जरिए कर लिया करते थे ट्रांजिस्टर की वजह से। और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है बाइनरी टू असेंबली लैंग्वेज। यहाँ से हम 0 और 1 की शक्ल से बाहर आके असेंबली लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया, जो उस दौरान हमारे पास कोबॉल एंड फोर्ट्रान के नाम से मशहूर थी। इनको हम यूज़ करते हुए जो है ये बेसिकली एज एम्प्लॉयड करते थे हम एज अ असेंबली लैंग्वेज, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसको बेसिकली कह सकते हैं। तो उस दौरान हम इसको एम्प्लॉयड किया करते थे एज अ असेंबली लैंग्वेज, कोबॉल और फोर्ट्रान को। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैंने एक सिस्टम की यहाँ पे रखी हैं आपके सामने, उनके नेम मौजूद हैं। IBM 620, IBM 7094, CDC 604, इस तरह के और भी बहुत सारे पीसी सेकंड जनरेशन के अंदर मौजूद हैं। तो आप उसको देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पे जाके सर्च करें, आपको सेकंड जनरेशन के बहुत सारे पीसीस के नाम मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं हम थर्ड जनरेशन की तरफ और फोर्थ जनरेशन की तरफ, और देख लेते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग मेरे राइट साइड पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मौजूद हैं, उसके कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 1964 टू 1971,
ये ड्यूरेशन रहा है, ये टाइम पीरियड रहा है हमारी थर्ड जनरेशन का। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था। मीन्स पहले जो है हम सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को लेकर आए वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके, और यहाँ पर जो है हमने क्या किया, मैनी ट्रांजिस्टर्स मीन्स मल्टीपल ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हुए एक आईसी क्रिएट की, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की पावर इंक्रीज हो गई, वो और फास्ट हो गया, क्विक हो गया, और हमारा काम जो है और हम तेज़ी के साथ जो है करना शुरू कर दिया हमने थर्ड जनरेशन में आके। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनका साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और उस दौर के वो फास्ट कंप्यूटर तो थे बट हमें उनको चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, एक टीम हुआ करती थी उनको ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आईसी की मदद से हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर का एक पावर थी वो इंक्रीज़ हो गई बेसिकली, और कंप्यूटर क्विक हो गए, फास्ट हो गए आईसी की मदद से, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर के बजाय बहुत सारे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया उस दौर में हाई लेवल लैंग्वेज का, जहाँ हमारे पास फोर्ट्रान, जैसे हमने सेकंड जनरेशन में फोर्ट्रान और कोबोल को यूज़ किया था, और यहाँ पर जो है हमने फोर्ट्रान 2 टू 5 4 और कोबोल और पास्कल PL1 ये हमने जो है लैंग्वेज को यूज़ किया थर्ड जनरेशन के अंदर। इसी तरीके से इसकी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मेंशन है IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, और इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी थर्ड जनरेशन से रिलेटेड इंटरनेट पे। इसी तरीके से हम अपने लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद है फोर्थ जनरेशन। अच्छा, फोर्थ जनरेशन का हमारा टाइम पीरियड जो रहा वो रहा 1971 से लेकर 1980 तक, और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो आज आप प्रोसेसर के नाम से सुनते हैं। इस तरह के बहुत सारे, जैसे Core i5, Core i3, Core i7, Core i9, इसी तरह से जो है फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट। और बेसिकली ये भी एक चिप हुआ करती थी। बेसिकली आपने फोर्थ जनरेशन में क्या किया, कंप्यूटर को एक प्रॉपर एक दिमाग दे दिया, ठीक, और वहाँ से जो है प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो गई। तो वहाँ जो हमने यूज़ किया वो यूज़ किया C++ एंड जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको हमने यूटिलाइज किया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मौजूद है फोर्थ जनरेशन की। यहाँ पर जो है हमारे पास मौजूद है स्टार 1000, PDP-2, कैथोड रे 1, एप्पल 2, ETC। इस तरह के और भी बहुत सारे आपको पीसीस मिल जाएंगे, उनके नेम्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, फोर्थ जनरेशन में जो है हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट करी डोमेस्टिक वर्क के लिए भी, मतलब होम हाउसेस के लिए भी, मतलब घरों के इस्तेमाल के लिए भी इसको प्रोड्यूस करना हमने शुरू कर दिया। क्योंकि जो पहले कंप्यूटर जो हम क्रिएट करते थे उनके साइज़, मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करूँ, सेकंड जनरेशन की बात करूँ, तो उनके साइज़ इतने बड़े हुआ करते थे, उसके लिए हमें बड़ा एक एरिया चाहिए होता था। बट फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हमारे पास आया तो उसमें हमारा साइज़ काफ़ी छोटा हो गया, और हमने क्या किया, उसको यूटिलाइज़ करते वक़्त अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी उसको जो है हमने शुरू कर दिया। और इसने क्या किया, हमारा काम और आसान कर दिया फोर्थ जनरेशन ने। ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन की डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या थी, फिफ्थ जनरेशन, तो चलिए चलते हैं फिफ्थ जनरेशन को डिस्कस करते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, और आप इसको लाज़मी अपने पास कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये याद रहे, और इसके अलावा आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, ढूँढना चाहते हैं, तो आप इज़िली ढूँढ सकें। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को देखने के लिए कि फिफ्थ जनरेशन है क्या, और सिक्स्थ जनरेशन क्यों हम क्यों नहीं आया सिक्स्थ जनरेशन की तरफ, उसको भी हम कोशिश करेंगे डिस्कस कर लें इस वीडियो के अंदर। तो गाइस चलिए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, और काफ़ी ख़ास इसमें चीज़ मैंने मेंशन नहीं की है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन आप जो अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो आपके पास मौजूद है, वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही है। तो कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक से, मैं समझता हूँ कि ये बताना ज़रूरी है, और कुछ हमें आइडियाज़ यहाँ से मिल जाएंगे कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है क्या। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हुआ है 1980 से, और ये जो है अभी तक कंटिन्यू है। मींस 1980 से जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई, और अभी तक हम करंटली इसको यूज़ कर रहे हैं। मींस जो आप अभी पीसी लैपटॉप जो यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही है। सेकंड, मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फिफ्थ जनरेशन में आके क्या हुआ कि AI का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। मींस आप रोबोटिक्स, इस तरह की चीज़ें देखते होंगे, मतलब रोबोट्स देखते होंगे आप, ऑटो पायलटिंग देखते होंगे, और गाड़ियाँ जो है ऑटोमेटिकली जो है चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं। रोबोट्स आप देख रहे होंगे अक्सर, आप जाते होंगे अब्रॉड्स, या अगर आपने देखा होगा
कुछ वीडियोस के अंदर कि रोबोट्स वर्क कर रहे होते हैं, या कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा कि मशीनरीज के थ्रू जो है पार्ट्स इधर से उधर मूव करना। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही कमाल है, एआई का ही कॉन्सेप्ट है। तो एआई का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास 5th जनरेशन के अंदर आया। और थर्ड मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है आपको थोड़ा समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको आसान करने के लिए कि लैपटॉप पीसी, डेस्कटॉप पीसी जिसको आप कहते हैं अक्सर, क्योंकि टावर, डेस्कटॉप इस तरह के लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है कि वो सारी चीज़ें जो अभी आप कह रहे हैं, जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही हैं। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें लिखी हैं, पेंटियम, HP, डेल, कोर i3, i5, i7, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके 5th जनरेशन, यानी कि जो अभी आप सुनते हैं या देखते हैं वो सारा आपका 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिकली ये 2 पॉइंट लिखने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों ने ये नाम सुने हों और आप लोग अभी ये नाम सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। अब सवाल ये रहा कि 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ गई? इतने टाइम के बाद अभी तक कोई इसके ज़्यादा एडवांसमेंट जो है नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ हम नहीं देख पा रहे कि अब 6th जनरेशन में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। जैसे 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, 2nd में ट्रांजिस्टर और 3rd में आईसी आ गई, और 4th जनरेशन में हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया, और 5th जनरेशन में जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पर एआई का कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया। तो 6th जनरेशन का है। तो एक चीज़ ध्यान में रख लें, अब 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो हम नहीं देख रहे, बट अब क्या हो रहा है कि हम इतना आगे निकल चुके हैं 5th जनरेशन के अंदर, इतनी चीज़ों को जो है हम डेवलप कर चुके हैं। अब कंप्यूटर की जनरेशंस तो नहीं आएँगी, बट हमारे पास हमारे जो कंप्यूटर के एसेंशियल हार्डवेयर्स हैं, उनकी जनरेशंस डेवलप हो रही हैं, उनकी जनरेशंस अपडेट हो रही हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोर i5 3rd जनरेशन, कोर i5 6th जनरेशन, कोर i5 7th जनरेशन, कोर i5 9th जनरेशन, कोर i5 11th जनरेशन, कोर i7 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, कोर i9 12th जनरेशन, 13th जनरेशन, ये आप सुनने को आपको मिल रहा होगा। तो अपडेट क्या हो रहा है? अपडेट अब आपका हार्डवेयर हो रहा है। अब कंप्यूटर की जनरेशन अपडेट नहीं हो रही है, कंप्यूटर की जनरेशन हमारे पास स्टॉप हो गई है, 5th जनरेशन पर आ गए। हमने देख लिया कि यार अब सब एवोल्यूशन हम कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप कर चुके हैं। अब हमारे पास कंप्यूटर की जनरेशंस अपग्रेड नहीं हो रही, बल्कि जो कंप्यूटर के अंदर आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी जनरेशन हमारे पास अपडेट हो रही है। हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट को जो है अपडेट कर रहे हैं। हम अपनी ग्राफ़िक्स की जो हमारी ग्राफ़िक्स से रिलेटेड चीज़ें, उनको अपडेट कर रहे हैं। आपके पास पहले ग्राफ़िक्स कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट आप आज देखते हैं जीपीयू के नाम से हम उसको यूज़ करते हैं कि हमें जो है कहीं-कहीं पे जो है इसकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब हम कोई एनिमेटेड वर्क कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें जीपीयू की नीड होती है। ग्राफ़िक्स को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राफ़िक्स को जो है सपोर्ट करे। या आप वीडियो रेंडरिंग करते हैं, तो अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं तो आपका प्रोसेसर यूज़ हो रहा होता है, बट जब आप ग्राफिक्स कार्ड को लगा के जो है आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि आपका जीपीयू भी यूज़ होता है और आपका मतलब आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड नहीं पड़ता, आपका जीपीयू भी उसको क्या कर लेता है, उस लोड को डाइवर्ट कर लेता है। तो आपकी ये ध्यान में रखना है कि 6th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अभी तक तो हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, और ना मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि हम 5th जनरेशन में ही इतना आगे निकल चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो एसेंशियल हार्डवेयर, इंपॉर्टेंट हार्डवेयर जो हैं, हम उनको अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रोसेसर अपडेट हो रहा है, मदरबोर्ड अपडेट हो रहा है, तो उनको हम अपडेट कर रहे हैं, उनकी जनरेशन हमारे पास क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये बात आपके आई होप समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है बेसिक समझाऊँ, और थोड़ा-सा डिटेल में मैंने कोशिश की समझाने की। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा मेरी सारी बातों को। अगर आप डिटेल में उसको और डिस्कस करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप रिसर्च करें, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएँगी। तो ये बेसिक कोर्स है, तो मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री को बेसिकली बेसिक्स के हवाले से ही लेके चलूँ और बेसिक पॉइंट ही आपके सामने क्लियर करूँ। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। और हमारा टॉपिक एक है जिसमें हम टाइप ऑफ कंप्यूटर भी हमें डिस्कस करना था, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएँगे, आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और कोशिश ये करते हैं कि हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को समझें और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझें। तो इंशाल्लाह आपसे हमारे सेकंड लेक्चर में मुलाकात होगी, और उस लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के कुछ एसेंशियल हार्डवेयर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या काम करते हैं। बेसिक कोर्स है, ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम अपने लेक्चर को लेते हुए चलेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप अपने अंदर खुद देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज आपके दिमाग में आ जाएगी। आप समझ जाएँगे कंप्यूटर है क्या, और जो कोर्स है बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री में जाएँगे आपको बेसिक मालूमात होगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।